गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम जानेंगे एमपी लैड स्कीम के बारे में। तो एमपी लैड स्कीम में हम हर एक बातें पॉइंट पॉइंट समझेंगे और इसको हम डिटेल में जानेंगे, ठीक है। तो ये हमारे जागरूकता के लिए, अवेयरनेस के लिए, और फिर जो आने वाले एग्ज़ाम है, यूपीएससी, पीसीएस और एसएससीजीएल और अन्य छोटे मोटे एग्ज़ाम जिसमें इसमें कुछ फैक्ट है जिसकी ज़रूरत होगी हमें जानना, जो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो हम इसमें फर्स्ट पॉइंट देखेंगे कि ये है क्या। नेक्स्ट में देखेंगे कि ये न्यूज़ में क्यों है। थर्ड में देखेंगे ये कंट्रोवर्सी में क्यों है। फोर्थ देखेंगे ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें फर्स्ट पॉइंट। तो इसमें देखिए इसका फुल फॉर्म है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, ठीक है। एमपी लैड का फुल फॉर्म है। अब इसमें देखिए जो लोकल एरिया डेवलपमेंट का क्या मतलब है। देखिए इसमें लोकल एरिया डेवलपमेंट का मतलब ये है कि जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि हम सांसद बोल रहे हैं हिंदी में, तो जो भी जिस कंस्टिट्यूंसी से वो चुन के जाते हैं तो उसके डेवलपमेंट के लिए इसमें फ़ंड एलोकेट किया जाता है, ठीक है। तो वर्तमान में 5 करोड़ है, ठीक है। तो वर्तमान में ये 5 करोड़ है। जब स्टार्ट किया गया था तो ये 5 लाख पर एनम था। तो हम इसको और डिटेल में जान लेते हैं पॉइंट के माध्यम से, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो इसमें हम जान लेते हैं कि ये है क्या। इसमें क्या, देखिए इंट्रोडक्शन में हम क्या क्या जानेंगे वो पहले हम लोग पॉइंटिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट में व्हाट इज़ में हम देख लेते हैं कि इसमें हमको क्या क्या जानना है, उसके बाद हम पॉइंट पे आएंगे। तो इसमें फर्स्ट में हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट देखेंगे ये कैसे कार्य करता है, हाउ इट वर्क, ठीक है। तो हम इन दोनों पॉइंट को इसके व्हाट इज़ वाले कंपोनेंट में देखेंगे। तो चलिए इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में हम देख लेते हैं, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं फर्स्ट स्लाइड में ही, कि इसको 1993 में स्टार्ट किया गया था, ठीक है। 23 दिसंबर 1993 में स्टार्ट किया गया था। उस समय प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए कि जो एमपी लैड स्कीम है किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो पीवी नरसिम्हा राव ने इसको लॉन्च किया था, ठीक है। और जैसा कि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि ये शुरू में मिनिस्ट्री ऑफ रूरल एरिया डेवलपमेंट एंड प्लानिंग के अंतर्गत कार्य कर रहा था, ठीक है, जब इसको स्टार्ट किया गया था। लेकिन 1994 में ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत कार्य कर रहा है। वर्तमान स्थिति इसकी यही है, ठीक है। तो इसमें हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट में हम पहले ही बात कर चुके हैं कि ये जो 5 करोड़ फंड आपको दिखाई दे रहा है ये इनिशियली नहीं था। तो इनिशियली कितना था, 5 लाख पर एनम, 5 लाख पर एनम था, ठीक है। तो ये तो 5 करोड़ बाद में किया गया है। 5 लाख पर एनम या 5 करोड़ जो भी फंड है ये नॉन लैप्सिबल फंड है। नॉन लैप्सिबल फंड का क्या मतलब है कि बहुत सारे फंड ऐसे एलोकेट किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा जो कि यदि खर्च नहीं हो पाए तो उसको गवर्नमेंट वापस ले लेती है, ठीक है। तो ये ऐसे फंड नहीं है। इसमें यदि जो फंड खर्च नहीं हो पाए उस कंस्टिट्यूंसी में तो क्या होता है कि वो अगली बार जो फंड मिलता है उसके साथ ऐड हो जाता है, ठीक है। तो उसे बोलते हैं हम नॉन लैप्सिबल फंड। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, तो ये जानना ज़रूरी था। इसमें देखिए थर्ड पॉइंट में टू टेक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन द कंस्टिट्यूंसी। तो हम पहले ही बात कर चुके हैं कि इसमें जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर बोल लीजिए, जो भी मतलब चुने जाते हैं वो अपने कंस्टिट्यूंसी को डेवलप करने में इस पैसे को खर्च करते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए एक तो हो गया कि अपने कंस्टिट्यूंसी में कौन खर्च करते हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में लेजिस्लेटिव मेंबर जो हैं जो चुन के जाते हैं, ठीक है, लोकसभा के मेंबर। तो लोकसभा के मेंबर क्या, उनको केवल अपने ही कंस्टिट्यूंसी में कार्य करना होता है, जबकि जो राज्यसभा के मेंबर चुने जाते हैं वो अपने स्टेट के किसी भी कंस्टिट्यूंसी को चुन सकते हैं, ठीक है, उसके डेवलपमेंट में पैसे खर्च कर सकते हैं। अब ये देखिए 5 लाख या 5 करोड़ जो वर्तमान में फ़ंड है, ये क्या है कि ये तो केवल अपने कंस्टिट्यूंसी के लिए है। लेकिन अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चाहता है कि वो अन्य पैसे किसी अन्य कंस्टिट्यूंसी में भी खर्च करे तो वो 25 लाख तक रुपए का खर्च कर सकता है। इसके लिए वो रिकमेंड कर सकता है कि उसको 25 लाख मुहैया कराया जाए। वो अन्य कंस्टिट्यूंसी में ये खर्च कर सकता है, अन्य कंस्टिट्यूंसी के डेवलपमेंट में, वो अपनी कंस्टिट्यूंसी को छोड़ के, ठीक है। अब देखिए इसमें नेक्स्ट पॉइंट में देख लें, अप्लीकेबल टू लोकसभा एंड राज्यसभा एमपी।
जैसा हम पहले ही बात कर चुके हैं कि ये जो फंड है ये लोकसभा और राज्यसभा मेंबर दोनों को ये एलोकेट किया जाता है, ठीक है। तो लोकसभा और राज्यसभा मेंबर में देखिए, लोकसभा तो केवल लोकसभा के मेंबर अपने कंस्टिट्यूएंसी को ही डेवलप करने में, इसको अब जहाँ से चुने गए हैं उसी कंस्टिट्यूएंसी के डेवलपमेंट में खर्च करेंगे। लेकिन जो राज्यसभा के मेंबर हैं वो अपने स्टेट में किसी भी कंस्टिट्यूएंसी को चुन के उनको स्वतंत्रता है उसको डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए जो फंड का 15% है वो शेड्यूल कास्ट के लिए, जो शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन जहाँ पे है और जो जिस एरिया में मतलब शेड्यूल कास्ट की अधिकता है डेंस एरिया में, वहाँ पे 15% खर्च किए जाएंगे। और इसमें जो 75% है वो शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन के लिए खर्च किए जाएंगे इस फंड का, ठीक है। तो हम अब नेक्स्ट में देख लेते हैं। देखिए इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इसमें जो नॉमिनेटेड मेंबर हैं वो पूरे भारत में किसी भी कंस्टिट्यूएंसी को सिलेक्ट कर सकते हैं, पूरे भारत में किसी भी कंस्टिट्यूएंसी को सिलेक्ट करके वहाँ पे अपना खर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे पहुँचते हैं, हाउ इट वर्क्स। ये तो हो गया इसके इंट्रोडक्शन में। अब चलिए हम इसके कैसे ये कार्य करता है, ये फंड कैसे कार्य करता है उसके विषय में जान लेते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, हम नेक्स्ट पॉइंट जान लेते हैं ये कैसे कार्य करता है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन का ही सेकेंड पार्ट है ये, तो हम इसको बी बोल लें। तो हाउ इट वर्क, ठीक है। तो इसमें हम हर एक बातें जो जो भी हैं हाउ इट वर्क में, तो हम स्लाइड के माध्यम से समझेंगे और डिटेल में जानेंगे ये कैसे कार्य करता है। तो चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, सबसे पहले ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत है और वो क्या है फंड एलोकेट करती है इसके लिए, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, ये आता है नोडल एजेंसी पे, जो स्टेट नोडल डिपार्टमेंट है उसके हैंड ओवर होता है। ये एक स्टेज है, ये कैसे फ़ंड एलोकेट किया जाता है और कैसे फंक्शन होता है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेज है डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी, जिसमें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स आते हैं। वहाँ से ये क्या है, उनके ये इस फंड के द्वारा जो भी स्कीम रिकमेंड किया जाता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा, तो वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर क्या करते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं, उसको मॉनिटर करते हैं। उसके बाद ये आता है क्या, नेक्स्ट स्टेज जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, जैसे कॉन्ट्रैक्टर बोल लीजिए, तो ये नेक्स्ट स्टेज वो आता है जो इम्प्लीमेंट करने का कार्य करते हैं इस फंड को, ठीक है, लोकल एरिया में, चाहे जैसे भी लोकल लेवल पे, ठीक है। अब इसमें देखिए हम इसको और डिटेल में जान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें हम जान लेते हैं कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उसका क्या रोल है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी का क्या रोल है, उसके बाद जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स है उसकी क्या भूमिका रही है, ठीक है। तो हम इसमें जान लेते हैं। तो देखिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है रिकमेंड करता है वर्क, जो लोकल मतलब जैसे हमारे लोकल डेवलपमेंट के लिए क्या आवश्यकता है उसके लिए वो रिकमेंड करेगा कि हमको ये फ़ंड चाहिए, और जैसा कि एमपी लैड फंड में जो मनी एलोकेटेड है उसके लिए वो रिकमेंड करेगा, ठीक है। और वो अपनी कंस्टिट्यूएंसी सेलेक्ट करता है। उसके बाद ये किसको हैंड ओवर किया जाता है, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को, ठीक है। तो वो क्या, सैंक्शन एलिजिबल वर्क्स, तो एलिजिबल वर्क के लिए सैंक्शन करता है कौन, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी। उसके बाद क्या होता है, सिलेक्टिंग इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, तो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी यानी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है वो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी को भी सिलेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। और वही होता है उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ठीक है। अब इसमें देखिए नेक्स्ट पॉइंट में हम देख लेते हैं क्या, ये जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है उसका क्या क्या फंक्शन है और वो इन डेटा को कैसे मैनेज करता है। तो देखिए कंप्लीट इस यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्लीटेड एंड ऑनगोइंग वर्क्स लिस्टेड एट डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज ऑफिस, जो भी कार्य जो चल रहा है, जो भी उस फंड के अंतर्गत कार्य हो रहे हैं एमपीलैड स्कीम के अंतर्गत, वो कहाँ मेंशन होंगे, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी ऑफिस में, ठीक है, वो लिस्टेड होंगे कार्य। और उसके बाद उनको कहाँ पे हम देख सकते हैं, www.mplads.government.in साइट पे जाके हम उस वर्क का स्टेटस देख सकते हैं कि उस पर कितना फ़ंड एलोकेट किया गया है उस स्कीम में, ठीक है, और उसकी क्या स्थिति है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, यदि जो हमको डाउट है, जैसे हम सिटीजन्स हैं तो हम क्या कर सकते हैं कि आरटीआई फाइल कर सकते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के अंतर्गत हमें ये राइट है कि हम उसके लिए आरटीआई फाइल कर सकते हैं कि जो वर्क हो रहा है कितना हुआ, उसमें जो फंड एलोकेट किया गया है कितना है और उसमें कितना खर्च किया गया, तो ये मतलब हम आरटीआई इसके लिए फाइल कर सकते हैं। अब इसमें देखिए मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत है, वो जैसा हम पहले इसमें जान चुके हैं कि उसकी क्या भूमिका रहती है, ठीक है।
तो ये फार्मूलेट एमपी लेड पॉलिसी, ये एमपी लेड पॉलिसी को क्या करती है, फार्मूलेट करती है। उसके बाद क्या करती है, वो 5 करोड़ एनुअली रिलीज करती है। इंस्टॉलमेंट में वो कितना देती है, 2.5 करोड़, ठीक है। तो ये पर एनम 5 करोड़ देती है और ये इंस्टॉलमेंट में 2.5 करोड़ का इंस्टॉलमेंट देती है डायरेक्टली टू डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी। जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, उसके हाथ में हैंड ओवर करती है, ठीक है। अब उसमें देखिए, अब ये जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी हैं वो हैंड ओवर करते हैं इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जो भी उनको हैंड ओवर करती है। और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी का क्या रोल होता है, वो मॉनिटरिंग मैकेनिज्म का कार्य करते हैं और इस्टेब्लिशमेंट का कार्य करते हैं, ठीक है। तो ये रहा हाउ डज एमपी लैड वर्क। अब देखिए इसमें कुछ मतलब और भी फंक्शन ऐड किए गए हैं इस स्कीम के अंतर्गत, तो उनमें भी ये पैसे खर्च किए जाएँ, तो उनके विषय में हम जान लेते हैं, ठीक है। तो उसमें है, एक है स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है, इसमें पैसे खर्च किए जाएंगे उसके अंतर्गत। अभी तो उसके रिसेंट फैक्ट में हम जाएंगे तो कुछ और ही चल रहा है। और नेक्स्ट है एक सांसद आदर्श ग्राम स्कीम 2014 में स्टार्ट किया गया था, सांसद आदर्श ग्राम स्कीम, ठीक है, तो उसमें खर्च किए जाएंगे। और एक है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो होता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बारिश से जो खेती, बारिश से जो कलेक्टेड वाटर है उसको कैसे हम मैनेज करें, उसको कैसे स्टोर करें, उसके लिए कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करें, उसमें भी ये पैसे खर्च होते हैं। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग में इंफ्रा डेवलपमेंट में इसको खर्च किया जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है एक्सेसिबल इंडिया, ठीक है, एक्सेसिबल इंडिया करके एक स्कीम है, उसके अंतर्गत भी इसको खर्च किया जाएगा, ठीक है। तो ये रहा इंट्रोडक्शन और हाउ इट वर्क्स। अब चलिए हम बात करते हैं रिसेंट फैक्ट के विषय में कि इसका वर्तमान सिनेरियो क्या है, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। चलिए हम इसके रिसेंट फैक्ट में जान लेते हैं। तो रिसेंट फैक्ट में क्या है, वही हम जो न्यूज़ में है उसके विषय में थोड़ा सा चर्चा करेंगे, और ये भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो इसमें देखिए फर्स्ट पॉइंट ये है कि ये जो एमपी लैड स्कीम है, एमपी लैड स्कीम को 2 साल के लिए क्या कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया। कितने, एमपी लैड स्कीम को 2 साल के लिए आगे एक्सटेंड कर दिया गया। अब इसमें जो भी 5 करोड़ का एनुअल फंड मिलता था वो अब नहीं मिलेगा 2 साल के लिए। क्यों, क्योंकि इसको जो कोविड-19 है उसमें जो ट्रीटमेंट में खर्च आएंगे, अब ये फंड 5 करोड़ का उसमें खर्च किया जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो 30% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो सैलरी था वो क्या है, डिडक्ट कर दिया गया है। कितना, 30%। अब वो भी किस में खर्च होगा, कोविड-19 में, ठीक है, कोविड-19 के ट्रीटमेंट में। ये तो रहा रिसेंट कि ये इसमें रिसेंट क्या है और ये क्यों न्यूज़ में है, ठीक है। अब नेक्स्ट में हम देखेंगे कंट्रोवर्सी क्या है। तो हम इसके कंट्रोवर्सी में जान लेते हैं। फोर्थ पॉइंट में कंट्रोवर्सी, ठीक है, ये विवादों में क्यों है। तो विवादों में क्यों है ये एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जागरूकता के लिए जानना ज़रूरी है कि आप ये विवादों में क्यों है। देखिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो किससे है, बीजेपी पार्टी से, ठीक है। और बीजेपी पार्टी के अतिरिक्त देखिए इसके कुछ एमपी हैं। अब अदर पार्टी ले लीजिए, उसके भी एमपी हैं। अब इसमें क्या किया गया, इस फंड को क्या कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। और इसमें जो पैसे मिल रहे थे, जो फंड में पैसे मिल रहे थे, उसको अब कोविड-19 में खर्च किया जाएगा। तो इसमें विवाद ये है कि जो भी ये अब पूरे पैसे कहाँ जाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। अब बीजेपी गवर्नमेंट के अंतर्गत जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, अब वो जिस कंस्टिट्यूंसी में हैं, और ये जो अदर पार्टी के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो जिस कंस्टिट्यूंसी में है, तो इनको ज़्यादा पैसे, देखिए ये नेचुरल है कि मतलब जाहिर सी बात है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में पैसे अधिक जाने की संभावना है, उसके कंस्टिट्यूंसी के डेवलपमेंट में, उसके कोविड उसमें जो केसेस आ रही हैं कोविड-19 के, उसके ट्रीटमेंट में, उनके हेल्थ सेक्टर को इम्प्रूव करने में ये बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को क्या अधिक दिया जाएगा जो फंड है, ठीक है, मैक्सिमम फंड एलोकेट किया जा सकता है, ठीक है। ये जो अदर पार्टी के मेंबर हैं वहाँ पे कितना मिनिमम दिया जा सकता है, क्यों,
क्योंकि यदि जो ये अपने कंस्टिट्यूंसी में जो सेंट्रल पार्टी की, सेंट्रल गवर्नमेंट के पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वहाँ पे अधिक खर्च करेंगे तो जाहिर सी बात है उनका जो पॉलिटिकल पर्सपेक्ट है वो और स्ट्रांग होगा। और ये जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो अपने कंस्टिट्यूंसी में यदि जो कम खर्च करेंगे, हेल्थ सेक्टर में कम खर्च करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे उनका जो भूमिका होगा वो क्या होगा, कमज़ोर होगा। ठीक है, तो ये रहा कंट्रोवर्शियल पॉइंट, ये कंट्रोवर्सी में क्यों है। ठीक है, तो देखिए हम इसमें कुछ और भी बातें जान लेते हैं। जैसे जब इनिशियली इसको स्टार्ट किया गया था कंट्रोवर्सी वाले में पॉइंट में हम देख लेते हैं कि जब इनिशियली स्टार्ट किया गया है, जब कोविड-19 के केसेस शुरू में आ रहे थे कोविड-19 के, तो क्या है, केरला में जब सबसे अधिक केसेस था 300 के अबाउट, ये द हिंदू का न्यूज़ है। केरला में 300 के लगभग केसेस थे और गुजरात में क्या है, गुजरात में लगभग 150 था। तो उस समय देखिए केरला के लिए जो फंड एलोकेट किया गया था वो काफ़ी कम था, किसके कंपेरिजन में, गुजरात के। जबकि केसेस जो थे वो कहाँ पे अधिक थे, केसेस की संख्या अधिक थी कहाँ पे, केरला में, और गुजरात में फंड अधिक एलोकेट किया गया था। तो ये रहा टोटल कंट्रोवर्शियल पॉइंट। अब देखिए हम नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं कि ये होना चाहिए कि नहीं, ये मतलब एबोलिस्ट क्यों होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें 5th पॉइंट में देख लेते हैं, वाई इट शुड बी एबोलिस्ट। ठीक है, वाई इट शुड बी एबोलिस्ट। तो इसको भी हम पॉइंट समझेंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जागरूकता के लिए आप ग्राउंड लेवल पे कैसे ये फंक्शन कर रहा है इसके विषय में जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए हम इसको पॉइंट समझते हैं। इसमें हम डिटेल में नहीं लेकिन कुछ पॉइंट इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए फर्स्ट पॉइंट, लेजिस्लेटिव। इसमें देखिए हम केवल पॉइंट मेंशन करेंगे और एक्सप्लेनेशन देंगे। लेजिस्लेटिव वर्सेस एग्जीक्यूटिव में जो है क्या कंट्रोवर्सी है एग्जीक्यूटिव में। देखिए जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं उनका कार्य क्या होता है कि कोई भी लॉ बनाना, ठीक है, डायरेक्टली कोई भी लॉ बनाना या फिर उसमें सजेशन देना। ठीक है, और एग्जीक्यूटिव का क्या करना कार्य होता है कि वो लोकल एरिया में उसको एग्जीक्यूट करे, कार्यान्वित करे, इम्प्लीमेंट करे। लेकिन इसमें देखिए थोड़ा सा रिवर्स है कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनको फंड एलोकेट किया जाता है, ठीक है, कि वो एग्जीक्यूटिव का काम करें। तो ये फर्स्ट कंट्रोवर्सी है। ठीक है, तो इसलिए भी ये विवादों में रहता है। तो फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। अब सेकेंड पॉइंट में हम देख लेते हैं, सेकेंड पॉइंट ये क्यों मतलब नहीं होना चाहिए उसके विषय में देख लेते हैं सेकेंड पॉइंट में। तो सेकेंड पॉइंट में हम देख लेते हैं एक कैग का रिपोर्ट जल्द ही आया है, कैग का रिपोर्ट। ठीक है, तो कैग के रिपोर्ट के अंतर्गत ये कहा गया है कि इस फंड के अंतर्गत, ठीक है, इस फंड में जो पैसे एलोकेट किए जाते हैं वो पूर्णतः, नेक्स्ट पॉइंट में कैग के रिपोर्ट में, सॉरी सेकेंड पॉइंट में जो कैग रिपोर्ट है उसमें देख रहे थे हम लोग। तो इसमें जो फंड एलोकेट किया जाता है, जितना भी फंड है उसको जो ग्राउंड लेवल पे जो फंड का एलोकेशन है ग्राउंड लेवल पे उतना खर्च नहीं हो पाता है जितना कि उन्हें एलोकेट किया गया है। ठीक है, उसमें उसने एक रिपोर्ट जारी किया है कि 49 to 90% इसमें जो मतलब केवल खर्च हो पाते हैं जो टोटली बुक्ड होते हैं। कितने, 49% से 90% तक ही, 100% जो इसमें एलोकेटेड फंड है वो खर्च हो ही नहीं पाता। ठीक है, तो ये तो कैग का रिपोर्ट था कि जितना फंड एलोकेट किया जाता है उतना इसमें खर्च नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये कैग की रिपोर्ट में ये स्पष्ट दी गई है डाटा। ठीक है, अब नेक्स्ट कंट्रोवर्सी क्या है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट कंट्रोवर्सी इसमें ये है कि इसमें हाल ही में एक इंडिया स्पेंड नाम का अपना रिपोर्ट दिया है। कौन, इंडिया स्पेंड नाम का एक NGO बोल सकते हैं, उसने अपना एक रिपोर्ट, अपना डाटा तैयार किया है जिसमें उसने कहा है, उसको डाटा कहाँ से प्राप्त हुआ है, उसने डाटा कहाँ से लिया है, उसने मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन से डाटा कलेक्ट किए हैं जिसमें ये दिया गया है कि जो इसमें गैप है, इसके एग्जीक्यूशन में गैप जो है, यानी कंस्टिट्यूंसी में जैसे मान लीजिए फंड प्राप्त मिला
और फंड किसी अन्य कंस्टिट्यूंसी में पूरा पूरा यूज़ हो रहा है, किसी अन्य कंस्टिट्यूंसी में बिल्कुल यूज़ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये डाटा इंडिया स्पेंड ने प्रेजेंट किया है, ठीक है। तो ये इशू है किसका, गैप का, कि मतलब गैप इशू है कि किसी अन्य कंस्टिट्यूंसी में लोग खर्च कर दे रहे हैं। देखिए अभी जो न्यूज़ में हाल ही में था कि जो केरला है वो केरला है टॉप पे, वो किस में, उसने अधिक से अधिक फंड इसमें जो मिले थे उसको यूटिलाइज़ किया है। अब देखिए कुछ स्टेट हैं जिन्होंने बहुत कम खर्च किया है, उसमें उत्तराखंड है, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है झारखंड, उत्तराखंड, झारखंड, उसके बाद आपका एक है राजस्थान, ठीक है। ये 3 स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने अपने कंस्टिट्यूंसी में काफ़ी कम खर्च किए गए इस फंड का, ठीक है। ये हाल ही के न्यूज़ में था, तो वहाँ से मैं डाटा प्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें इंडिया स्पेंड के अंतर्गत जो गैप इंस्टॉलेशन में फंड यूटिलाइज में जो गैप है उसके विषय में बात करता है। तो उसने एक डाटा भी दिया हुआ है कि जो 2014 से लेके 4 मई 2014 से, कब से, 4 मई 2014 से लेकर कब तक, 10 दिसंबर 2018 तक, 10 दिसंबर 2018 तक जो इसके अंतर्गत जो फंड एलोकेट किया गया था, ठीक है। तो उसमें 93.5%, कितने, 93.5% जो एमपीज़ हैं इस फंड को यूज़ करने में क्या हो गए हैं, फेल हो गए हैं, ठीक है। तो इसमें फ़ंड में जितने भी पैसे मिले हैं उसको खर्च करने में फेल हो गए हैं। तो ये तो था इंडिया स्पेंड का रिपोर्ट। और इसमें एक और बात था कि इसमें जो 542 मेंबर होते हैं टोटल आपके पार्लियामेंट में, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, ठीक है। तो इसमें जो 16 लोकसभा में जितने भी फंड इसमें एलोकेट किए गए थे उसमें मतलब बहुत सारे ऐसे हैं कि जो एनम मतलब एनुअली खर्च इसमें 298 जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उन्होंने बिल्कुल एक साल में जो भी इसके अंतर्गत फ़ंड जो मिले हुए थे बिल्कुल खर्च नहीं किए थे, एक भी रुपए नहीं खर्च किए थे, ठीक है। तो ये तो था गैप्स इन यूटिलाइजेशन के रिस्पेक्ट में जो इंडिया स्पेंड का रिपोर्ट था वो, ठीक है। अब हम इसमें नेक्स्ट में देख लेते हैं। नेक्स्ट जो है, अब इसमें 4th पॉइंट है, ये क्यों एबोलिश्ड होना चाहिए। तो हम इसमें देख लेते हैं कि ये फेवरेट कॉन्ट्रैक्टर का इशू आता है, फेवरेट कॉन्ट्रैक्टर का इशू। तो क्या होता है कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वो क्या करते हैं कि अपने किसी रिलेटिव को ही सिलेक्ट करते हैं जैसे कॉन्ट्रैक्टर के रूप में, ठीक है। तो रिलेटिव कॉन्ट्रैक्टर होता है। अब क्या हुआ, 5 करोड़ का है फंड, 5 करोड़ का फंड मिला। अब इन्होंने क्या, एमपीज़ क्या करते हैं, ये लोकल एरिया ग्राउंड लेवल का वर्क है, जो रिलेटिव कॉन्ट्रैक्टर हैं उनको क्या बोल दिए, ठीक है, आप 5 करोड़ से जो भी है, मान लीजिए 5 करोड़ मिला, तो आप लोकल लेवल पे क्या करेंगे कि आप केवल मान लीजिए 5 करोड़ का फंड है तो 2.5 करोड़ ही, ये तो मैं बड़ा डेटा दे रहा हूँ लेकिन इससे भी कम खर्च किए जाते हैं, 2.5 करोड़ रुपए का आप खर्च केवल करेंगे डेवलपमेंट में। कॉन्ट्रैक्टर को इन्होंने बोल दिया जो कि इनके क्लोज हैं। अब इसमें क्या हुआ, जो 2.5 करोड़ रुपए बच गए, अब ये 2.5 करोड़ खर्च करके 5 करोड़ दिखा दिया 2.5 करोड़ में, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्टर को मिल जाएंगे उसमें नहीं कुछ तो 50 लाख रुपीज़, ठीक है, 50 लाख कॉन्ट्रैक्टर को मिल गए, और जो रिमेंड है वो इनडायरेक्टली किसके हाथ में पहुंच गया, एमपीज़ के, यानी कि 2 करोड़ रुपए का घोटाला, ठीक है। तो ये मतलब फेवरेट कॉन्ट्रैक्टर में ऐसी ही प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है। तो ये रहा फेवरेट कॉन्ट्रैक्टर का इशू। अब इसमें देखिए ये कैसे नहीं खर्च होता है, कैसे मतलब पैसे बचा लिए जाते हैं। लोकल एरिया में क्या किया जाता है, मान लीजिए आप रूरल में जाएंगे, रूरल एरिया में, तो उसमें बहुत सारे रोड ऐसे मतलब टूटे फूटे मिलेंगे, बहुत सारे जो कंस्ट्रक्शन वर्क होते हैं जो पहले से ही क्या हुए रहते हैं, पहले से ही कंप्लीट हुए रहते हैं, और उसमें थोड़ा बहुत उसमें लिपाई पुताई करके और उसको न्यू रिन्यूअल दिखा दिया जाता है, ठीक है, कि फ़ंड यहाँ पे खर्च किए गए हैं।
तो ये सबसे बड़ा इशू है। और जो मिट्टी वगैरह डलाने का काम क्या लोकल स्तर पे क्या, मान लीजिए मेरे घर के सामने जो कच्ची रोड है तो मैंने डाल के उसको मेंटेन कर रखा है, वो उस पर क्या करेंगे, पुराने ईंटें ला के उस पर डलवा दिए। अब उसको भी न्यू कंस्ट्रक्शन वर्क दिखा के उसमें जो पैसे दिखाने हैं कि हाँ यहाँ पे इतने खर्च हुए वो दिखा दिए, ठीक है। तो ये रिलेटिव कंट्रैक्टर का काम होता है कि कैसे हमको फंड को मैनेज करना है, कैसे क्या दिखाना है, ठीक है। तो ये रहा टोटल किसके फोर्थ पॉइंट की, ये मतलब क्यों एबोलिश्ड होना चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम देख लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का क्या स्टैंड रहा है इसको लेके, ठीक है। तो हम सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड देख लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड में हम देख लेते हैं फिफ्थ पॉइंट में। देखिए सुप्रीम कोर्ट भी इसमें बहुत बड़ा चूक किया है। क्या इसमें 1999 में ही इसको इसके कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया गया था। क्या इसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है स्कीम की, जो एमपी लैड स्कीम है, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को कब चैलेंज किया गया था, 1999 में, कि मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है इसको एक इसकी वैलिडिटी को तय करे। लेकिन नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कोई स्टैंड नहीं लिया। फिर इसको कई पेटिशन 2000 में, फिर उसके बाद 2003 में, फिर इसको 2004 में, मतलब 2004 में, फिर 2005 में बहुत सारे पेटिशन डाले गए कि इस पे मतलब ध्यान दे सुप्रीम कोर्ट कि ये फंड सही डायरेक्शन में वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। और इसको एट लास्ट 6 मई 2010 को भी 6 मई 2010 को भी इसमें वो क्या मतलब पेटिशन फाइल किया गया था। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक डिसीजन दिया। क्या उसने बोला कि देखिए ये कॉन्स्टिट्यूशनली है, ठीक है। तो ये मतलब कॉन्स्टिट्यूशनली है, इसको मतलब एक्ट के थ्रू बनाया गया है, और ये तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल इसकी वैलिडिटी है। तो इसको क्या मतलब स्कीम जो है ये बीइंग हेयर टू बी कॉन्स्टिट्यूशनल, तो इसलिए इसको हम अभी हटा नहीं सकते, ठीक है। और यही टोटल मतलब सुप्रीम कोर्ट का फेल्योर था। तो उसने अपना सही स्टैंड लिया नहीं, और अभी भी इसमें जो फंड एलोकेट किया जाता है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा इंजॉय किया जाता है। तो ये रहा हमारा कि इसको एबोलिस्ट करना चाहिए, ठीक है, या नहीं करना चाहिए। तो ये तो रहा इसका एक निगेटिव पर्सपेक्टिव। अब इसकी पॉजिटिव पर्सपेक्टिव में देख लेते हैं। अब पॉजिटिव में इसमें देख लेते हैं हम, क्या पॉजिटिव में देख लेते हैं। देखिए अब लोकल एरिया डेवलपमेंट के लिए अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को फंड ना मिले तो वो अपने कंस्टिट्यूंसी में काम कैसे करेगा, वो उसके डेवलपमेंट के लिए काम कैसे करेगा, अपने लोगों के लिए काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को फंड मिलेगा नहीं तो अपने कंस्टिट्यूंसी में काम नहीं करेगा, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपने अकॉर्डिंग अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को क्या करेगी, फंड एलोकेट करेगी। तो ये इसलिए क्या ज़रूरी है, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट देखिए इस फंड के अंतर्गत बहुत सारे स्कीमों में भी पैसे एलोकेट किए जाते हैं, ठीक है। अगर इस फंड में हमें पैसे प्राप्त नहीं होंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के हाथ में पैसे नहीं होंगे, और जो भी स्कीम्स ग्राउंड लेवल पे देखिए बहुत सारी स्कीम ऐसी होती हैं कि वो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई स्कीमें बीच में ही इंटरप्ट होने की संभावना होती है। यदि जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रिस्पॉन्सिबल है तो वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मतलब एडवाइस कर सकता है कि उसमें जो फंड है तो वो तो स्टेट आपके कंस्टिट्यूएंसी डेवलपमेंट के लिए ही है, तो उस फंड में थोड़ा खर्च कर दें, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में ये पैसे यहाँ पे भी खर्च हो जाते हैं, ठीक है। तो हेल्प इन अदर फंड बोल सकते हैं, तो उसमें ये काम आता है। अदर फंड, अदर इंफ्रा बोल सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे, मान लीजिए कोई कंटीजेंसी आ जाए, फ्लड आ जाए, ठीक है, और रिसेंट रिहेबिलिटेशन की आवश्यकता हो तो उसमें भी ये फंड यूज किए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा इसका पॉजिटिव पर्सपेक्टिव, ठीक है। तो इसलिए हम देखिए हम इसके विषय में पूरा डिटेल में जान चुके हैं। यदि जो ये आपके लिए अनस्टेबल रहा है, यदि जो इसमें आपका कोई क्रिटिकल व्यू तैयार होता है चाहे जैसे भी, तो आप उसको कमेंट में प्रेजेंट कर सकते हैं। और देखिए यदि जो ये आपको लगता है कि हेल्पफुल है और ये स्प्रेड होनी चाहिए इसके विषय में जानकारी, तो आप इसको शेयर कर दीजिए, ठीक है। यदि जो पसंद आए तो ये तभी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।